कल हमने 12वीं इतिहास क्लास के अंतर्गत संशोधित ब्लूप्रिंट का जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है उसमें पहले अध्याय के विषय में पढ़ा था और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विषय अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के बारे में प्रश्न बैंक जो उपलब्ध कराई है उसका हल यहाँ पर करेंगे अपन। तो सीधे अपन चर्चा करते हैं अपने प्रश्न बैंक पर जो प्राप्त हुआ है उस पर। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे जिस पर आगे विस्तृत चर्चा हुई, तो इसलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा इस पर अगर जो प्रश्न है उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली यहाँ पर मगध था। और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि 16 महाजनपदों में मगध ने सर्वप्रथम साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए धीरे धीरे अपने समकालीन गणराज्यों एवं महाजनपदों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद पे आएगा वो मगध आएगा। दूसरा, 510 में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों इसका अभिलेख हमें एरण से प्राप्त हुआ है। एरण सागर मध्य प्रदेश में स्थित है और एरण गुप्त काल में उनकी गुप्त शासकों की दूसरी राजधानी के रूप में विख्यात है। और एरण का एक अन्य नाम जो प्राप्त होता है वो भोगनगर भी प्राप्त होता है। 6ठी शताब्दी में भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर 16 महाजनपद है। अगर आपकी नॉलेज की थोड़ी सी बताता चलूं यहाँ पर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण के द्वारा की गई थी। छात्रों, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर ही बहुत सारे इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त का इतिहास लिखा है। समुद्रगुप्त की इस अभिलेख से हमें बहुत ही प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न जो है, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो इसका आंसर है रुद्रदामन। और ये झील जूनागढ़ सौराष्ट्र में स्थित है। और इस झील के विषय में जो आपको बताता चलूं, ये प्राकृतिक झील थी। इसका सर्वप्रथम निर्माण जो किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। उसके बाद अशोक के शासनकाल में इसका थोड़ा सा विस्तार किया गया। फिर प्राकृतिक आपदा से जब इस झील का कुछ भाग टूट गया तो उसको रुद्रदामन जो शक शासक था उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बाद में इसका पुनर्निर्माण का उल्लेख गुप्त काल में भी देखने को बच्चों मिलता है। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट भी है, बहुत आपकी दृष्टि सरल भी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य थे। इसका नाम बच्चों अर्थशास्त्र जरूर है, पर इस विषय से हमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और आप जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम कौटिल्य या चाणक्य हुआ करता था। इसके बाद मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से ये निशान भी लगा रखा है सही जोड़ियों में। ये 5 आपके सामने महाजनपदों के नाम दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। जैसे कि आपको अभी पहले ही पता लग रहा है कि 16 महाजनपद थे। इसमें सबसे पहले जो जनपद का नाम है कुरु, तो उसकी जो कुरु की राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ, इसको यहाँ पर 1 लगा लें या आप ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को वर्तमान दिल्ली से आप जोड़ सकते हैं। वर्तमान दिल्ली जो है उसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ का आपने एक कहानी सुनी होगी, जब हस्तिनापुर का विभाजन किया गया था राज्य का, तो पांडवों को उसका नाम पहले खांडवप्रस्थ था, वो हिस्सा दिया गया था। पांचाल की जो राजधानी है नंबर 2 वो काम्पिल्य है। सूरसेन को प्यारे बच्चों आज के मथुरा से साम्यता स्थापित की जाती है, ये मथुरा है। गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसे महान विद्वान, महान शासक इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। और आखिरी में बचता है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी की अगर आज हम साम्यता को स्थापित करने की कोशिश करें, जो प्रयाग और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम कौशाम्बी के रूप में जानते हैं।
अब हम यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न दिए गए एक एक करके हम बाद में चर्चा करते जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो अभिलेख किसे कहते हैं, ये हमने यहाँ पर आपकी सुविधा की दृष्टि से हमने इनको हल भी किया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके बच्चों देखते जाएंगे और इनको अपन हल करते जाएंगे और आप यहाँ पर समझते भी जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न अति लघु उत्तरीय में आता है वो आता है आपके पास, अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख क्या है। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए पठन सामग्री को कहते हैं। इन अभिलेखों में राजाज्ञा खुदवाई जाती थी। भारत में अभिलेख खुदवाने की परंपरा सम्राट अशोक द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों आपको ये जानकारी यहाँ पर बताता चलूं कि अभिलेख जो हैं वो अभिलेख किसी भी राजाज्ञा को खुद लोगों तक पहुंचाने के लिए खुदवाए जाते थे। और आज की भांति टीवी यानी समाचार पत्र माध्यम तो थे नहीं अपनी बात तक जनता तक पहुंचाने के लिए, इसलिए इसकी प्रारंभ में जो प्रारंभ जिसका हुआ सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। उन्होंने बहुतायत मात्रा में बेटे अभिलेख लिखवाए और बहुत सारे इतिहासकारों ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के साम्राज्य का निर्धारण, सीमाओं को न केवल सीमाओं का निर्धारण किया बल्कि अशोक के साम्राज्य के समय की सभी प्रकार की दशाओं का वर्णन बहुत आसानी से किया है। अब इसी से कितना इंपोर्टेंट प्रश्न फिर आया आपके पास कि अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए। तो आपसे मैं अभी जो बात कर रहा था कि सम्राट अशोक एक प्राचीन भारत के महान शासक, केवल भारत के ही नहीं थे वरन विश्व के महानतम शासकों में अग्रणी पंक्ति में अशोक खड़े हुए हैं और इसके बहुत सारे जो कारण आपको आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था। वर्तमान अफगानिस्तान से लेके नेपाल की तराई तक और उड़ीसा तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतने विशाल साम्राज्य में अशोक की बहुत सारी भाषाओं का प्रचलन था, स्वाभाविक बात है। तो अशोक ने सभी प्रकार की भाषाओं में अपने अभिलेखों खुदवाए। वो मुख्यतः 3 भाषाएं थी जिनमें एक है ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी और तीसरी अरामाइक लिपि में अशोक के हमें अभिलेख मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि है जो वर्तमान भारत का क्षेत्र है वहां ब्राह्मी लिपि में, चूंकि ब्राह्मी लिपि यहाँ पर बोली जाती थी। खरोष्टी लिपि जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, वो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्टी बोली जाती है। और अरामाइक जो अफगानिस्तान से लेके ईरान तक का जो क्षेत्र था उसमें अरामाइक लिपि में अशोक के अभिलेख खुदे मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमें 3 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। इसके साथ ही मैंने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इनको पढ़ने का जो श्रेय है वो 1838 में जोन्स प्रिंसेप महोदय को जाता है। जोन्स प्रिंसेप महोदय नामक एक पुरातत्वविद हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले अशोक की लिपियों को पढ़ा और अशोक की क्या कहते हैं महानता के विषय में इनके द्वारा ही स्थापित किया गया अशोक की महानता को। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक या मुद्रा अध्ययन कहते हैं। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी, है ना। अब मुद्राओं का तो प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में बहुत बड़ा महत्व है। मुद्राओं शास्त्र के आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास लिखा। एक प्रमाणिक जानकारी होती है, इससे हमें धार्मिक, आर्थिक, है ना, सामाजिक और राजनीतिक तो मिलती है। सीमाओं का भी निर्धारण करने में बहुत सफलता मिली है, क्योंकि जिस क्षेत्र में सिक्के मिले हैं तो स्वाभाविक बात है वहां पर उसकी क्षेत्र रहा होगा, शासित क्षेत्र रहा होगा। सोने के सिक्के हैं तो आर्थिक रूप से सबल था, सोने के सिक्के नहीं है तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर रहा होगा, है ना। राजा का चिन्हांकन है, कोई धार्मिक प्रतीक है, तो इस तरह से हम सिक्कों के आधार पर बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। यूनानी था, सेल्यूकस का दूत बनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने भारत की तत्कालीन दशा पर एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम इंडिका। और अति लघु उत्तरी में जो आखिरी प्रश्न आपके सामने है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। मैंने बताया था आपको 16 महाजनपद थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, है ना। ऐसे 16 महाजनपद थे। जिन 16 महाजनपदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण थे वो कौशल को वर्तमान अयोध्या से जोड़ सकते हैं। अगर आप
ने पढ़ा हो जरा तो भगवान राम का नाम कौशलेश मिलता है। कौशलेश मतलब कौशल का राजा। तो अयोध्या और जो वर्तमान में फैजाबाद मंडल जो था उसके आसपास का जो सारा क्षेत्र था उसको हम कौशल बोलते हैं। मगध वर्तमान बिहार में, जिसकी आज भी बिहार की राजधानी पटना है, वो कभी मगध की राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था उसको। तो ये मगध, वत्स और अवंती। अवंती के बारे में अगर हम आपको यहाँ बता दें तो अवंती मध्य प्रदेश की उज्जैनी है ना। ये उस समय की बहुत विशाल नगरी थी धार्मिक दृष्टि से भी, और क्या कहते हैं भारत की मेन जो दक्षिण से जोड़ने वाला एक जो चौराहा कह सकते हैं मन, वहां पर भी स्थित थी। और यहाँ का महान शासक चंडप्रघोत था। चंडप्रघोत है ना, बहुत महान शासक हुआ करता था ये। तो इस तरह से आपने ये 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उनको अध्ययन किया आपने। अब हम एक प्रश्न यहाँ पहले रह गया था उसको यहाँ कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन हुए? ये जो प्रश्न है यहाँ पर, तो उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक के काल के बाद को, उत्तर वैदिक काल के बाद से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो काल था बेटा, उस काल को बहुत सारे विद्वानों ने कृषि क्रांति का भी उल्लेख किया। बहुत सारी क्रांति हुई क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होने लगा। क्या कहते हैं, न केवल हथियार बनने लगे बल्कि कृषि की सरलता भी शुरू हो गई, क्योंकि कृषि के लिए बहुत सारे उपकरण लोहे से उस समय बनना शुरू हो गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न आएगा, करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जिसमें लोहे की फाल, पहले फाल लकड़ी का ही बनता था जो टूट जाता था, बहुत अंदर तक जा नहीं सकता था। जो क्या कहते हैं कठोर जमीन थी उसमें वो आसानी से चलता नहीं था। जब लोहे की फाल चली तो उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा उर्वरक भुरभुरी हो गई और जिससे उत्पादन बहुत तेज बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं चर्चा कर लूं आपसे, तब आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा यहाँ पर करों की बढ़ती हुई मांग, क्योंकि उस समय अब जो जनपद से महाजनपद की ओर कदम बढ़ रहे थे, आपस में युद्ध चल रहा था। तो उस समय जब युद्ध के लिए सेना रख रखाव के लिए, अन्य सामग्री के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता थी, तो करों का बोझ जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर बढ़ रहा था। इस करों को बोझ कम करने के लिए किसानों ने कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। नंबर 2, गंगा घाटी में धान रोपाई की नई पद्धति से उपज में भी भारी वृद्धि होने लगी। उपजाऊ क्षेत्र था, पानी की प्रचुरता थी और धान को पानी चाहिए, तो इसलिए दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा, पूर्वोत्तर भागों में खेती में कुदाल के प्रयोग भी फसल उत्पादन में वृद्धि में सहायक हुए। उस समय कुदाल का प्रयोग बढ़ा और उससे कृषि में और तेजी के साथ क्या कहते हैं तीव्र वृद्धि उत्पादन में हुई। और आखिरी है, उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुएं, तालाबों, कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी। जब लोहा आ गया तो मिट्टी खोदने में आसानी हुई, नहरें बनने लगी और पानी बरसात पर निर्भरता उनकी धीरे धीरे कम भी हुई। अगला जो प्रश्न है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मैंने बताया था प्यारे बच्चों, महाजनपद महात्मा बुद्ध के समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में मिलता है। तो लिखा है इसमें, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनका उल्लेख जैन और बौद्ध दोनों साहित्यों में मिलता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर 1, 16 महाजनपदों में 16 जो महाजनपद थे उसमें 12 राजतंत्री व्यवस्था थी और 4 में गणतंत्री व्यवस्था थी। मतलब वहां पर आज के गणतंत्र से तो तुलना करना बेईमानी हो जाएगी, लेकिन हाँ उसमें कुछ हद तक एक गण परिषद होती थी, वो शासन चलाती थी, इसलिए उसको गणतंत्र की संज्ञा दी गई। अगर आपको ध्यान हो तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्य गणराज्य में ही हुआ था। अगला दूसरा, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबंद होती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव के लिए, प्रारंभिक सेनाएं और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता भी होती थी। धीरे धीरे राज्यों ने, तीसरा नंबर, धीरे धीरे राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कृषि में क्रांति हुई, नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, राजाओं के पास राशियां आना शुरू हो गई, पैसा आना शुरू हो गया। उसके दम पर उन्होंने बड़ी बड़ी विशाल सेना रखना शुरू कर दी और विशाल सेनाओं से साम्राज्यवाद की ओर
पूरे भारत में कदम बढ़ने लगे, जिसका नेतृत्व मगध ने किया सबसे पहले अंग को जीत कर। चौथा, महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत भाषा में ग्रंथ की रचनाएं शुरू की और अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया। बहुत सारी स्मृतियां बनी, बहुत सारे अन्य ग्रंथ लिखे गए उसमें। अगर आप अगला बात करेंगे अपन, तो दीर्घ उत्तरी में जो अगले प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मेरी दृष्टि में, वो है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ धम्म होता है। अशोक अपने अभिलेखों में कहते हैं किम चुम्मे धम्मे, धम्म क्या है? उसका पाली भाषा में अशोक जवाब देते हैं आपिस नवे बहुकथाने दयादाने सचे सोचे माधवे च। अशोक का जो धम्म है, उस अशोक का धर्म एक सभी धर्मों की साझा संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु उसने अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्हें ही सामूहिक रूप से अशोक का धम्म कहा जाता है। आगे, धम्म पाली भाषा का शब्द है जो मैंने आपको बताया। उस समय पाली भाषा प्रचलन में बहुत ज्यादा थी और मैं आपको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बताता चलूं कि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, ब्राह्मण साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो अशोक चूंकि बौद्ध धर्म को अंगीकार कर चुका था, अतः उसने जो अपने अभिलेख, जो अपनी क्या कहते हैं प्रवचन दिए, उसने जो राजज्ञाएं दी वो पाली भाषा में दी। तो धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ धर्म होता है। अशोक अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को, यानी वर्तमान जो जी रहा है उस जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन के बाद का जीवन जीने के बाद पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहता था, है ना। माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा न करना, दया दान, दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार ही अशोक का धम्म है। ये अशोक के धम्म की विशेषताएं भी आपके सामने मैंने यहां रख दी, जो अगर पूछ सकते हैं। फिर से एक बार सुन लो क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं कि जीवन सुधारना चाहता था, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, एक पॉइंट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, दूसरी विशेषता हो जाएगा। दया दान, दूसरों के प्रति मधुरता, व्यवहार ही अशोक का धम्म था। ये तीसरी विशेषता हो जाएगी अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। एक प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न छुपा हुआ है। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, मौर्य प्रशासन का वर्णन संक्षेप में करिए। ये प्रश्न बेटा बहुत विस्तृत था, तो मैंने इसको अपनी दृष्टि से इंपोर्टेंट बिंदुओं को लेकर छोटा बनाया है। आप इन सभी प्रश्नों में यदि कुछ जोड़ना और घटाना भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसमें जोड़ और घटा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो लिखा वो अंतिम सत्य नहीं है। आपके अपने विवेक से भी आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता के दर्शन। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी बच्चों कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध ने साम्राज्यवाद की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा, इसमें अजातशत्रु द्वारा बहुत तेजी से कदम बढ़ाए गए और आते आते क्या कहते हैं अशोक तक जब हम देखेंगे तो पूर्णता की ओर कलिंग युद्ध से इस साम्राज्यवाद का खत्म हुआ। और जब अशोक साम्राज्यवाद के दौर से बाहर निकला तो उसने प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया। हालांकि प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बहुत अच्छा स्थापित किया गया था, अशोक ने उसमें थोड़े बहुत सुधार और किए। तो भारत में सबसे पहले राजनीतिक एकता के दर्शन मौर्य काल में हुए। सत्ता का केंद्र राजा होता था जिसके पास असीमित अधिकार होते थे, परंतु फिर भी वह निरंकुश नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि वो निरंकुश हो जाए, उसके पास असीमित अधिकार हैं, नहीं, वो धार्मिक दृष्टि से भी वो काम करता था और अपने गुरजनों की और जो क्या कहते हैं उनके महामंत्री मंत्री होते थे उनकी बातों को वो मानते थे। तो निरंकुश नहीं होता था। सभी प्रकार की नियुक्तियां या पद चुक्तियां, माने पद से हटाना पद पर रखना, ये राजा पर ही निर्भर करता था। राजा के पास यानी कि असीमित अधिकार होते थे। फिर अब चूंकि राजा तो अकेला काम कर नहीं सकता, इतना विशाल साम्राज्य मैंने बताया आपको अफगानिस्तान से लेकर नेपाल की तराई तक फैला हुआ था, तो राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। जैसे आज ही मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिपरिषद होती थी जिनकी संख्या कैसी, जिनकी, यहाँ मैं संख्या नहीं लिख पाया, यहाँ आप लिख सकते हैं, जिनकी संख्या कैसी होती थी, सीमित होती थी।
अर्थशास्त्र से हमें एक अधिकारी वर्ग का भी उल्लेख मिलता है। चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र में है उसमें एक अधिकारी वर्ग का भी उल्लेख मिलता था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में पूछा जाता है तीर्थ क्या है, तो अधिकारियों की एक श्रेणी थी उसे तीर्थ कहा जाता था, है ना। इनकी संख्या हमें 18 देखने को मिलती है। इसके अलावा 27 विभागाध्यक्ष, उपोत्पाध्यक्ष, है ना, ऐसे करके अध्यक्ष हुआ करते थे, वो 18 विभाग। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिनकी संख्या 4 या 5 होती थी। प्रांतों के प्रमुख को प्रतिष्ठा या प्रादेशिक कहा जाता था। प्रांतों को भी विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ये देखो आप, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, ये भी यहाँ पर आपका खत्म हुआ। अब उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए, है ना। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य राजत्व के विचार मतलब जो राजा जिनके आधार सिद्धांतों पर राज्य करता था। तो मौर्य काल में विकसित राजत्व, मौर्योत्तर काल में विकसित राजत्व के जो विचार हैं उनमें नंबर 1 यहाँ पर अगर ऐसा पॉइंट भी डाल दोगे आप नंबर 1, तो उत्तर मौर्य काल में राजाओं के लिए उच्च अस्तित्व प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना भी था। अब राजाओं ने, जैसे अशोक का उपाधि मिलती है, अशोक ने भी सबसे पहले जो उपाधि ली उसका नाम था देवापी नाम पियदसी। देवापी नाम पियदसी, ये मैंने कहा पाली भाषा शब्द है, देवताओं का प्रिय राजा। तो अशोक की ही नकल बहुत सारे राजाओं ने की, जिसमें सबसे ज्यादा नकल करने वाला कुषाण शासक कनिष्क था। उसने भी इसी प्रकार की उपाधियां धारण की। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को मानना शुरू किया। अशोक ने चैत्य बनवाए, कनिष्क ने भी चैत्य बनवाए। अशोक के समय में बौद्ध संगीति हुई, कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति हुई। तो इन्होंने अपने आप को राजाओं से जोड़ने देवी देवताओं से जोड़कर क्या फायदा मिलता था, ये मॉरल सपोर्ट किसका, प्रजा का, इससे इनको मिल जाता था। नंबर, ठीक है। कुषाण उत्तर मौर्य काल में शासकों की भांति शिलालेख एवं नंबर 2, कुषाण शासकों ने मौर्य शासकों की भांति, जो मैंने आपको बताया था, शिलालेख, स्तूप बनवाए। मथुरा के पास से कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई। साथ ही इन्होंने देवपुत्र जैसी उपाधियां भी धारण की। देखिए, अशोक तो देवताओं का प्रिय कह रहा था, देवापी नाम पियदसी, और कुषाण कनिष्क ने अपने आप को क्या उपाधि धारण कर ली, देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली। सोचिए आप। अगला पॉइंट है, 4वीं शताब्दी में स्थापित गुप्त साम्राज्य प्रारंभ में अपने सामंतों पर निर्भर थे। बाद में उन्होंने अपने कवियों, उपाधियों, सैनिक शक्ति एवं धार्मिक मान्यताओं से नया राजत्व ही गढ़ दिया। एक राष्ट्र, एक राट, महाराज, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां उन्होंने धारण करना शुरू कर दी। एक तरफ सिक्कों पर देवी देवताओं का चिन्हांकन, दूसरी तरफ राजा रानी का चिन्हांकन, है ना। यज्ञ की उन्होंने तो यज्ञ का ही चिन्हांकन करके सिक्के चलवाए। तो अपनी स्थिति को और इन्होंने इन प्रतीकों के माध्यम से मजबूत की, शक्ति को अपने को इन प्रतीकों से और अधिक शक्तिशाली बनाया। और जो अगला जो है पॉइंट, वो अन्य क्षेत्रीय शासकों ने, जैसे सातवाहन हो या शुंग शासक हो, ने भी प्रजा में अपनी मजबूत स्थिति होती हेतु धार्मिक रूप से भूमि दान की एवं विशेष प्रकार की उपाधियां धारण की। अगला प्रश्न है जो सरदार और सरदारियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। सरदार से आशय मुखिया है, मुखिया का आशय सरदार से होता है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। नंबर 2, सरदार उस क्षेत्र का स्वामी होता था जहां का वह प्रधान होता था। उसके समर्थक उसके परिवार के लोग होते थे। तीसरा, सरदार के कार्यों में विशेषतः अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों में या विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना। विवादों में जगह यहां पर कर देते हैं अपन को, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना। और चौथा, वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, टैक्स नहीं लेता था, भेंट जो स्वेच्छा से देते थे उसको भेंट कहते थे। और सरदारी में प्रायः कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते थे। तो दोस्तों बच्चों, आज हमने इकाई 2 का जो ब्लूप्रिंट के आधार पर हमें उपलब्ध कराई गई थी प्रश्न बैंक, उसका हल किया हमने। कल हम
इकाई 3 के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।